हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज है ट्यूसडे और डेट है आज की 21 जुलाई। यानी जैसे हर एक दिन एक नया दिन होता है, उसी तरह आज हमारे पढ़ाई के अंदर जो टॉपिक है वो भी एक नया है, यानी अलग है, न्यू है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। हमारा चैप्टर का नाम भी मनी एंड इन्फ्लेशन है। उसमें हमने मनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो अब बारी है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन का जो नेम है, जो वर्ड है, वो सुनकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल चीज़ है, उसके अंदर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी बोलते जाए उससे ध्यान से वर्ड बाय वर्ड सुनो और दिमाग के अंदर उतारने की कोशिश करो। आप सिर्फ ध्यान से सुनोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम है ये टॉपिक, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसी चीज़ें होगी, ऐसे कंसेप्ट्स होंगे जो आपको मालूम नहीं होंगे। फिर भी उसके अंदर ऐसी कई बेसिक चीज़ें आती है जो आपने पहले 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सबको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, उसका जनरल ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम बुक से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जाएंगे। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? तो समय के साथ जो प्राइसेस के अंदर बढ़ावा होता है, वो प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी प्राइसेस उतनी हद तक बढ़ जाते हैं मानो कि आसमान में उड़ने लगते हैं। आपने कई बार आपके घर पे दादा दादी होंगे, उनके मुंह से आपने सुना होगा कि पहले तो 1 रुपये से 5 चॉकलेट आती थी, अब 1 रुपये के अंदर एक ही चॉकलेट आती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि समय के साथ प्राइसेस बढ़ गए और उसके साथ ही साथ हमारा परचेसिंग पावर कम हो गया, यानी हमारे खरीदने की ताकत कम हो गई। यानी पहले हम 1 रुपये से 5 चॉकलेट खरीद पाते थे, पर अब हम 1 रुपये से एक ही चॉकलेट खरीद पा रहे हैं। यानी इधर क्या हुआ, हमारा परचेसिंग पावर कम हो गया। और ये सिचुएशन तभी अराइज होती है जब डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सप्लाई। और ये कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का आपने 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है कि जब भी डिमांड बढ़ती है सप्लाई से, तो प्राइसेस बढ़ती ही बढ़ती है। हियर आर सम नोट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो नोट्स मैंने लिखे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विथ राइजिंग प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल में समय के साथ जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो इन्फ्लेशन है, विच कॉज अ डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होता है कि हमारी जो खरीदने की ताकत होती है वो कम हो जाती है, यानी वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। दिस बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। और ये क्यों होता है? तो जब भी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो बैलेंस रहना चाहिए, समतोल रहना चाहिए, वो नहीं रह पाता। और इम्बैलेंस भी कैसा? तो जब डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है सप्लाई के कंपैरिजन में, तब इन्फ्लेशन की कंडीशन, प्रॉब्लम खड़ी होती है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। तो देखो, फर्स्ट, एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से, तब इन्फ्लेशन के हालात खड़े होते हैं। सेकेंड, मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। जब हमारे कंट्री के अंदर मॉनेटरी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है कंपेयर टू रियल इनकम। और ये दोनों क्या होता है, मॉनेटरी इनकम हमेशा करंट प्राइसेस पे मेज़र किए जाते हैं और रियल इनकम हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पे। यानी रियल इनकम से हमें वो पता चलता है कि हमारे कंट्री ने रियलिटी में कितना ग्रो किया है या तो डेवलप किया है, यानी उसका प्रोडक्शन और आउटपुट से हमें पता चलता है। तो अगर रियल इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही जितना मॉनेटरी इनकम बढ़ रही है, तो उसका डायरेक्टली मीनिंग वही होता है कि उसका जो सप्लाई है वो अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा। थर्ड,
कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स। फिर जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो वो 1-2 दिन की बात नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट मतलब बहुत सालों से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ होना चाहिए। फोर्थ, परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। ये तो होता ही होता है कि प्राइजेस बढ़ते हैं तो वैसे ही हमारा परचेसिंग पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिफ्थ, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स। हर एक सेक्टर के अंदर प्राइस का बढ़ावा हुआ होना चाहिए, यानी सिर्फ कोई एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ही सिर्फ अंदर प्राइस बढ़ते हैं वैसा नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी प्राइजेस बढ़ने चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी प्राइजेस बढ़ने चाहिए और सर्विस सेक्टर के अंदर भी प्राइजेस बढ़े हुए होने चाहिए। अगर ये तीनों सेक्टर्स में कॉन्स्टेंटली प्राइजेस बढ़ रहे हैं तब हम कहेंगे कि हमारा कंट्री का अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हुई है। तो प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स। सिक्स्थ में, राइज इन प्राइस आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक नया कंसेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसके अब डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे। राइज इन प्राइस आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ही वो रियलिटी में इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो अब ये क्या है वो हम समझते हैं। तो चलो देखो, अब हमें समझना पड़ेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट यानी क्या। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमारे कंट्री के जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अगर फुल्ली एम्प्लॉयड हो गए हैं उसके बावजूद प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब हम इन्फ्लेशन कहेंगे। पर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, यानी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड यानी क्या कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका यूज़ अभी हमने पूरा किया नहीं है, यानी वो अभी अनयूटिलाइज्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमें यूटिलाइज्ड करना पड़ेगा। जब तक वो फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं होते उन्हें कहा जाता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। जब वो सब के सब सारे के सारे फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड। तो अब वो समझते हैं। तो देखो, व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड यानी उनको पूरा अभी यूटिलाइज नहीं किया, इट मीन्स व्हेन दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड and at that time if demand rises over supply which leads to rise in price। अभी कंट्री के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए गए हुए और तब अगर डिमांड बढ़ती है सप्लाई से और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती है तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। भले ही डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई से और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं फिर भी हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बट हियर वी कांट से इट इन्फ्लेशन। व्हाई? because we have a chance to utilize the factor of production fully and to increase the level of supply। क्योंकि अभी हमारे पास चांस है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको अभी फुली यूटिलाइज नहीं किया तो सबसे पहले उसको फुली यूटिलाइज किया जाए और देखा जाए कि क्या अभी सप्लाई बढ़ने के चांसेस है कि नहीं है। अगर उनको पूरा का पूरा यूज़ कर दिया जाए उसके बाद भी अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता और तब अगर डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से और तब प्राइसेस बढ़ते हैं तब हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। तो देखो, दैट्स वाई until this we can't say it is an inflation। यानी अभी तक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज नहीं किया तब तक हम नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। दो देयर इज़ राइज इन प्राइस और एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। भले ही अभी डिमांड भी ज़्यादा है सप्लाई से और उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं फिर भी हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी फुल्ली यूटिलाइज किए गए हुए नहीं हैं। तो हम कब कहेंगे कि अब इन्फ्लेशन हुआ है? तो वो देखते हैं। But when there is a rise in price after full employment of factor of production, अगर factor of production को
फुली यूटिलाइज कर दिया है उसके बाद अगर प्राइसेस बढ़ती है तभी हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। देन ओनली वी कंसीडर इट एज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, तभी हम ये सिचुएशन को कहेंगे कि अभी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। इन दिस सिचुएशन दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ये सिचुएशन में क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फुल्ली यूटिलाइज कर दिया गया होता है। देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू राइज लेवल ऑफ सप्लाई ओवर लेवल ऑफ डिमांड, तब भी हम पॉसिबिलिटी नहीं हुआ कि डिमांड जो है उसको टक्कर देके सप्लाई को आगे बढ़ाया जाए। सो हियर प्राइस राइजेस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, और तब अगर शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ती है यानी डिमांड अभी भी ज़्यादा है सप्लाई से और उसकी वजह से अगर प्राइसेस बढ़ती है तब हम कहेंगे कि ये सिचुएशन इन्फ्लेशन की पैदा हुई है। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाए उसके बावजूद अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से और तब प्राइसेस बढ़ते हैं तब हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। तब तक हम नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन है। जब तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड होते हैं तब तक हम नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन है, भले ही उसके अंदर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी ज़्यादा है सप्लाई से। समझ में आया? अब बारी है बुक से पढ़ने की, तो आप अपने बुक के अंदर पेज नंबर 31 निकाल दो, उसमें मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन है, उधर से स्टार्ट होगा। In a simple sense, inflation means a rise in the general price level. सिंपल सेंस में इन्फ्लेशन क्या होता है, तो प्राइस लेवल के अंदर बढ़ावा होना। जनरल प्राइस लेवल यानी हर एक चीज़ वस्तु की, हर एक सेक्टर्स के अंदर। जनरली पीपल कंसिडर इन्फ्लेशन to be a rise in the prices of goods and services, but economics gives a clear meaning of inflation. वैसे जनरली उसका मीनिंग वही है कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर प्राइसेस में बढ़ावा होना, पर इकोनॉमिक्स उसका थोड़ा वाइडर मीनिंग देता है। पेज नंबर 32 पे आ जाओ। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AP लर्नर, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. डॉक्टर AP लर्नर ने क्या किया कि ऐसी सिचुएशन जब डिमांड हमेशा बढ़ जाती है कंपेयर टू सप्लाई तो उसे हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AC पीगू, इन्फ्लेशन इज सेड टू ऑकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। और डॉक्टर AC पीगू ने क्या कहा है कि जब भी मॉनेटरी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है कंपेयर टू रियल इनकम तब उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। द कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेज पावर ऑफ मनी। यानी क्या, कांस्टेंट एंड स्टेडी जब प्राइसेस के अंदर बढ़ावा होता है और उससे जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो कम होता जाता है तब भी हम उसे कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। फिर देखो, डॉक्टर JM केन्स बिलीव्स दैट the real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of the full employment of factors of production. अब डॉक्टर JM केन्स ने क्या कहा, वो क्या कहते हैं, वो कैसा समझते हैं, तो देखो उन्होंने ऐसा कहा कि रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन तभी कहेंगे कि जब मनी इनकम होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, यानी मॉनेटरी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, भले ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका हो। यानी सप्लाई जो है अब उसकी लिमिटेशन आ गई है कि हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं कि हम सप्लाई को बढ़ाएं। ठीक है, तो मनी इनकम जब बढ़ जाती है रियल इनकम से, वही इधर उसका मीनिंग होता है। पर कैसे कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमने कोशिश किया है सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने फुली एम्प्लॉयड कर दिया है, उसके बाद अगर मनी इनकम बढ़ रही है तब हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द अबाउ डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर गिवन बिलो। अब इन्फ्लेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें समझने हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन में फर्स्ट वन, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स।
प्राइस लेवल्स के अंदर जो बढ़ावा होता है वो 1-2 दिन का नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एंड स्टेडी होना चाहिए, यानी सालों साल से थोड़ा कुछ हर एक चीज़ के अंदर प्राइजेस का बढ़ावा हुआ होना चाहिए। यानी देखो हर एक सेक्टर्स के अंदर आप देख लो कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, यानी गेहूँ है, चावल है, तो ये सबके अंदर प्राइजेस बढ़े ही बढ़े। कोई दाल है, ठीक है, सबके अंदर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सब मतलब कि महंगे हुए ही है। फिर उसी तरह से कोई चीज़ देख लो आप कि कपड़े ख़रीदने हो तो महंगा हो गया है, या तो फिर शूज़ ख़रीदने हो तो, फिर कोई ये सर्विसेज है तो सर्विसेज भी महंगी हो गई है। पहले तो बाल कटवाने होते थे तो 20-30 रुपये में लोग कटवा देते थे, ठीक है, तो अब वो भी सब कुछ सर्विसेज भी महंगी हो गई है। तो इस तरह से हर एक सेक्टर के अंदर मतलब कि प्राइजेस बढ़ते हैं और वो भी कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट एंड स्टेडी। सेकंड, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हर एक सेक्टर्स के अंदर प्राइसेस बढ़े हुए होने चाहिए। थर्ड, परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, प्राइस बढ़ने से क्या होता है, परचेसिंग पावर जो हमारा होता है, वैल्यू ऑफ मनी होती है, वो कम हो जाती है। फोर्थ, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन हम तभी कहेंगे जब प्राइस के अंदर बढ़ावा होता है। और वो हम कैसी प्राइस के अंदर बढ़ावा वाली लेंगे, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ती है उसे हम गिनेंगे, तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद प्राइसेस के अंदर बढ़ावा होता है तभी हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। अब देखो some other points to be considered for a better understanding of inflation are, कुछ और पॉइंट्स है जो समझने ज़रूरी है जिससे आप इन्फ्लेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। फर्स्ट, when government has kept control over and suppresses increase in price levels via rules, law and subsidies, it is considered inflation even if there is no price rise. It is called suppressed inflation. देखो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन यानी क्या, तो दिस इज़ अ टेम्पररी मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन बट इवेंचुअली लीड्स टू इन्फ्लेशन। यानी गवर्नमेंट जो होती है ना, वो इन्फ्लेशन तो होता है कंट्री के अंदर, प्राइस राइज हुई होती है, पर उसे दबाने की कोशिश करती है। यानी ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर है। गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइसेस बढ़ी हुई है बेसिक चीज़ों की, तो वो क्या करती है, उसे दबा देती है और लोगों को कम प्राइसेस पे देती है, यानी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, ऐसे लॉज बनाती है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर अगर बहुत प्राइसेस बढ़ गए तो गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोगों को मतलब कि रेशनिंग में उसको देती है कम प्राइसेस पे, सब्सिडीज़ पे, ठीक है, कि आप चलो इधर रेशन कार्ड है आपके पास तो आपको इधर से कम दाम पे सारे खाने की चीज़ें मिल जाएगी, यानी फूड ग्रेन्स आपको कम दाम पे मिल जाएंगे। तो रियलिटी में तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होता है, पर गवर्नमेंट उसे दबा देती है, यानी सप्रेस कर देती है और आपको कम दाम पे वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि गैस में भी सब्सिडीज़ देती है, ठीक है, कि अगर आपको कुकिंग करने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपको कम दाम पे वो सब्सिडीज़ के तौर पे आपको दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सिर्फ टेम्पररी मेजर होता है कुछ चीज़ों में कि अभी चलो प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो भी वो नहीं एक्वायर कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाती है, कानून बनाती है, सब्सिडीज़ देती है जिससे कि उनको कम दाम पे मिले और वो अच्छे से अपना गुजारा कर पाए। तो दिस इज़ अ टेम्पररी मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन बट इवेंचुअली लीड्स टू इन्फ्लेशन। यानी क्या, गवर्नमेंट तो कुछ टाइम के लिए ये सब करेगी, पर अब ये तो कुछ पूरी ज़िंदगी तो ये करने वाली है नहीं। तो क्या होता है, ये सिर्फ टेम्पररी मेजर होता है। जैसे ही गवर्नमेंट ये लॉ और वो सब कुछ हटा देती है तो इन्फ्लेशन से लोगों को दिक्कत तो खड़ी हो ही जाती है, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। फिर देखो, the government fixes the prices of basic essentials like agriculture product very much below the equilibrium price। यानी गवर्नमेंट फिक्स करती है तो प्राइसेस के आपको कम से कम इतने दाम पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं ना, उस पर वो ज़्यादातर उनका फोकस रहता है। दिस इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन दैट इज सप्रेस्ड थ्रू प्राइस कंट्रोल। यानी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती है। यानी फिर से देखो,
व्हेन गवर्नमेंट हैज़ केप्ट कंट्रोल ओवर, यानी गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल ला देती है, एंड सरप्राइजेस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल्स, और जो भी प्राइस बढ़ते हैं उसके ऊपर दबाव डालती है वाया रूल्स, लॉ एंड सब्सिडीज, रूल्स बनाती है ऐसे, या तो लॉज बनाती है तो सब्सिडीज बनाती है। इट इज़ कंसिडर्ड इन्फ्लेशन इवन इफ देयर इज़ नो प्राइस राइज। अगर देखो वो आपको कम चीज़ों में प्रोवाइड कर रही है चीज़ें, उसका मतलब वैसा नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो प्राइस बढ़ रही है, वो प्राइस पे आपको नहीं मिल रहा, पर वो आपको उस प्राइस पे कम करके आपको वो दिया जाता है। उसका मतलब वैसा नहीं है कि अब ये सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े नहीं, प्राइसेस तो बढ़े हैं, पर वो आपको कम दाम पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका मीनिंग वैसा नहीं कि आपके लिए इन्फ्लेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, इसे हम कहेंगे कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है। Second, if in any economy for a shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation. अगर कोई भी ऐसी इकोनॉमी यानी कोई भी कंट्री के अंदर थोड़े समय के लिए कुछ प्रोडक्ट्स और गुड्स के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि कांस्टेंट प्राइस राइज होना चाहिए और स्टेडी रहना हुआ भी होना चाहिए, एज वेल एज हर एक सेक्टर्स के अंदर प्राइस राइज हुआ होना चाहिए। अब थर्ड, when some factors of production are unemployed and there is a price rise, then producer gets an incentive to produce more, so economic activity gets a boost. यानी देखो, जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड होते हैं और उससे अगर प्राइस बढ़ रही है तब हमारे पास चांस होता है, यानी प्रोड्यूसर्स के पास चांस होता है कि वो चाहे तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उससे सप्लाई बढ़ सकता है और उससे प्राइस शायद कम हो जाए। तो देखो, देन प्रोड्यूसर गेट एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स अ बूस्ट। अगर ये दरमियान अगर कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स जो है तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको कुछ हद तक टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा इंसेंटिव्स उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वो मोटिवेट हो जाए और उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करे और जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूज़ करे। तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर एक बूस्ट आएगा, यानी वो ज़्यादा हद तक बढ़ेगी। एंड फैक्टर्स गेट्स एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन राइजेस एंड प्राइजेस फॉल। तो इससे क्या होगा, अगर प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो वो मोटिवेट हो गए, वो काम करना स्टार्ट करेंगे, हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, फैक्टर्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर सप्लाई बढ़ता है और डिमांड से ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम हो जाएगी। If there is unemployment in factor of production leads an economy, the increasing price of goods or services will allow employment to increase production to decrease the price of goods and services. यानी हमने जैसे नोट्स में देखा था कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है तो हमारे पास चांस है कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करें और ऐसा हो जाए कि सप्लाई बढ़ जाए डिमांड से और प्राइसेस कम हो जाए। Therefore, the increase in price levels in all sectors of an economy, even after full employment, is considered inflation and it proves to be harmful for economy. पर अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज कर दिया, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उसके बावजूद प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सप्लाई अभी भी कम है डिमांड से, तब प्राइसेस जो बढ़ते हैं तो वो हालत बहुत गंभीर होती है, यानी वो हमारे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है। तो स्टूडेंट्स आज इधर तक रखेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, तो उधर से स्टार्ट करेंगे। तो बस इसी तरह पढ़ते रहो।